व्लादिमीर पुतिन रूस में सोवियत युग लौटाने को दृढ़ संकल्पित है। ऐसा लगता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे करते हैं। यूक्रेन पर आक्रमण इसकी शुरुआत होना था, लेकिन 4.5 साल की लड़ाई ने पुतिन की योजनाएं रोक दी। पुतिन ने रास्ता बदल लिया है। अगर वे सोवियत साम्राज्य नहीं ला सकते तो सोवियत युग की गरीबी लाएंगे। हम व्यंग कर रहे हैं, लेकिन रूस में भुखमरी के लिए पुतिन जिम्मेदार है। पुतिन युग में जैसी कभी नहीं देखी गई बैंकिंग संकट की स्थिति मंडरा रही है, क्योंकि दिवालियापन के मामले आसमान छू रहे हैं और क्रेमलिन द्वारा बनाया गया सिस्टम ढहता जा रहा है। रूस के बैंक विनाश के कगार पर खड़े हैं। अब रूस को आर्थिक बर्बादी में धकेलने के लिए केवल एक छोटा धक्का चाहिए। एक लीक यूरोपीय खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि रूस की बैंकिंग प्रणाली गंभीर समस्या झेल रही है। रॉयटर्स, जिसे इन दस्तावेजों की एक झलक मिली, और इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई इस खुफिया जानकारी से पता चलता है कि रूस में एक विस्फोटक बैंकिंग संकट को मुश्किल से ही काबू में रखा जा रहा है, क्योंकि 2025 में 5 लाख से अधिक लोगों ने दिवालियापन घोषित कर दिया। रूस के बैंक लगातार खराब ऋणों के जोखिम से लगातार घिरते जा रहे हैं, और यह सब पुतिन और क्रेमलिन द्वारा ऋणों को प्रोत्साहित करने और बैंकों को सहारा देने की वजह से हो रहा है, ताकि रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को किसी तरह चालू रखा जा सके। अभी रिपोर्ट के अनुसार रूस के बैंकों द्वारा दिए गए कॉरपोरेट ऋणों में से जिनकी वापसी की संभावना नहीं है, उनकी हिस्सेदारी 10% तक पहुंच गई है, जो कि वास्तव में संकट की स्थिति है। यह रूस के बैंकों के लिए झटका नहीं, तबाही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन और उनके क्रेमलिन साथी इतने अयोग्य हैं कि उन्होंने उसी चीज के पतन के लिए एक आदर्श माहौल बना दिया जिसकी रूस को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। रूस के आसन्न वित्तीय पतन पर अपनी 6 जुलाई की रिपोर्ट में टेलीग्राफ ने बताया कि रूस का वित्तीय संकट क्रेमलिन ने तब पैदा किया जब बैंकों को ऋण देते समय सामान्य क्रेडिट जांच छोड़ने को कहा गया। यहाँ तक कि ऋण भी क्रेमलिन के प्रभाव से नहीं बच सके। कई ऋणों को पुतिन द्वारा सब्सिडी दी जा रही है ताकि रूसी अर्थव्यवस्था को उसकी वास्तविक स्थिति से अधिक स्वस्थ दिखाया जा सके। ये ऋण रक्षा कंपनियों को मिल रहे हैं जो यूक्रेन में रूस की भारी क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त हथियार बनाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही उन घर खरीदारों को भी जो ऐसे आवास बाजार से जूझ रहे हैं जहां 2025 में कीमतें 14% तक बढ़ गईं। क्रेमलिन समर्थित संदिग्ध ऊंची ब्याज दर वाले ऋण दिए गए, और अब वही हो रहा है जिसकी आशंका थी। रूसी लोग और व्यवसाय किश्तें चुकाने में असमर्थ है। इसका मतलब है कि रूसी बैंकों पर अब ऐसे खराब कर्ज का बोझ है जिसे चुकाया नहीं जा सकता, और क्रेमलिन के पास इस स्थिति को छुपाने के विकल्प खत्म हो रहे हैं। उसने हर संभव उपाय आजमा लिए हैं। राज्य की ऋण योजनाएं अब काम नहीं आ रही हैं। इन कर्जों को छिपाने के लिए रूस ने जिन ऋण पुनर्गठन तंत्रों का इस्तेमाल किया वे अब विफल हो रहे हैं। रूस के केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरें कम करने का दबाव पर्याप्त नहीं है। दरें 2025 के मध्य में 20% तक पहुंची थी, जो पिछले 10 वर्षों के उच्चतम स्तर 21% से थोड़ा कम था। और भले ही अब ये दरें घटकर 14.25% हो गई हैं, लेकिन ये अभी भी एक बेहद ऊंची दर है जिससे रूस के बैंकों द्वारा स्वीकृत कई ऋण आम लोगों के लिए वहन करना मुश्किल हो जाता है। ये रूस की अर्थव्यवस्था के लिए संकट है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के अनुसार हम यहाँ जो देख रहे हैं वह पुतिन द्वारा अपने युद्ध खर्च के लिए रूस के बैंकों को झटके सोखने वाले की तरह इस्तेमाल करने का नतीजा है। बैंकों को युद्ध के वित्तीय झटके सहने चाहिए थे, क्योंकि क्रेमलिन को लगा था कि यूक्रेन की रक्षा जल्दी टूटेगी, लेकिन वह अब भी मजबूत है। युद्ध के 4.5 साल बाद रूस ने यूक्रेन के सिर्फ 20% हिस्से पर कब्जा किया है, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र 2014 के अभियान और 2022 के आक्रमण के शुरुआती महीनों में मिला था। रूस ने इस लड़ाई में अरबों झोंक दिए, लेकिन वह इसे जीत नहीं रहा और उसकी प्रगति धीमी है। अब रूस के बैंकों को क्रेमलिन की गलत धारणाओं की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस के कुछ बैंक बता रहे हैं कि उनके उपभोक्ता ऋणों में से 15% तक अब गैर निष्पादित हैं। जो लोग और कंपनियां सिस्टम को चलाती हैं वे बिखर रही है और रूस विनाशकारी बैंकिंग चक्र में फंस गया है। हर असफलता और अधिक कर्ज की ओर ले जाती है, जिससे पुनर्गठन होता है, फिर और अधिक सरकारी हस्तक्षेप होता है। यह सब इसलिए ताकि क्रेमलिन यह दिखा सके
कि कुछ भी गलत नहीं है। ये चक्र अब सर्पिल बन रहा है और अंत में यही रूस के यूक्रेन पर हमले को हमेशा खत्म करेगा, रूसी अर्थव्यवस्था का पतन। हमें यह कहना बहुत अच्छा लगता है पुतिन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इस छोटी सी राज्य समर्थित योजना के बिखरने के ढेर सारे चेतावनी संकेत नहीं थे। चलिए खराब कर्ज की समस्या से शुरू करते हैं। जुलाई 2025 में ही ब्लूमबर्ग ने बताया कि रूस के प्रमुख बैंकिंग अधिकारियों ने अपनी ऋण पोर्टफोलियो में समस्याएं देखीं। अधिकारियों ने देखा कि बुक्स की गुणवत्ता सरकारी दावों से काफी खराब थी और इससे निजी चर्चाएं शुरू हो गई कि अगर इन बैंकों की बुक्स में मौजूद कई खराब लोन और ज्यादा समस्याएं पैदा करने लगे तो क्या राज्य समर्थित बेल आउट की जरूरत पड़ेगी। अब बेल आउट आना मुश्किल है क्योंकि रूस की आर्थिक समस्याएं गंभीर हैं और पैसे की कमी है। हम इस पर बाद में आएंगे। जुलाई 2025 में रूस ने कहा कि उसकी बैंकिंग व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। हाँ, कुछ खराब ऋण थे, पर हर बैंक को इससे निपटना पड़ता है। कुल मिलाकर क्रेमलिन फिर दोहरा रहा था कि रूस का बैंकिंग सेक्टर अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन निजी तौर पर रूस के कम से कम 3 प्रमुख ऋणदाता पहले ही इस संभावना पर चर्चा कर रहे थे कि अगले 12 महीनों के भीतर उन्हें पुनर्पूंजीकरण की जरूरत पड़ सकती है। लगभग 12 महीने बाद और अब हमारे पास यूरोपीय खुफिया रिपोर्ट है जो दिखाती है कि इन सभी चिंताओं का औचित्य था। 2026 की शुरुआत में संकेत मिलने लगे। 5 फरवरी को मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया, क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को रूस का 7वां सबसे बड़ा ऋणदाता है, जिसका रूसी तेल दिग्गज रोसनेफ्ट से करीबी संबंध है। इस बैंक ने 2025 की चौथी तिमाही में $117 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया है। हालांकि बैंक पूरे साल लाभ में रहा, लेकिन इसकी कुल वार्षिक शुद्ध कमाई 2024 की तुलना में 1/3 कम हो गई। यह घाटा उस समय आया जब सरकारी बैंकों को रूस के नेशनल वेल्थ फंड से कुल $13.3 अरब मिले थे, जिसे उस समय आपातकालीन पुनर्पूंजीकरण कहा गया था। दरारें दिखने लगी थी और अगले ही दिन यूरोमाइदान प्रेस ने रूस की बैंकिंग प्रणाली की सड़न उजागर कर दी। इसने यूक्रेनी विदेशी खुफिया सेवा की एक रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया था कि रूस में गैर निष्पादित ऋण सभी ऋणों का 11% तक पहुंच गए हैं, जो कि एक प्रणालीगत बैंकिंग संकट के लिए 10% की सीमा से भी अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में रूस के बैंकों के मुनाफे में 8% गिरावट और पूंजीगत व्यय पर रिटर्न 18% रह गया। फिर वही आरोप दोहराए गए जो हालिया यूरोपीय रिपोर्ट में थे। पुनर्गठन, बेल आउट, झूठ। क्रेमलिन की एक बड़ी लीपापोती जो घुटनों पर आई बैंकिंग व्यवस्था को छुपा रही थी। खराब संपत्तियों ने रूस के बैंकिंग ढांचे को नुकसान पहुंचाया और फरवरी से हालात और बिगड़ने वाले थे। ताजा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से अधिक दिवालियापन इन समस्याओं का स्वाभाविक नतीजा है। फिर भी जिसने ध्यान दिया होगा उसने देखा होगा कि रूस के कर्ज डिफॉल्ट पहले से ही खराब दिशा में बढ़ रहे थे। 9 मई को फॉर्च्यून की रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर की। जैसे ही रूस की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2026 की पहली तिमाही में साल दर साल 0.5% घट गई, जो शायद मंदी की शुरुआत का संकेत था, रूसी कंपनियां भुगतान चूकने लगी थी। 2024 में रूस में 11 तकनीकी डिफॉल्ट हुए थे। 2026 में 3 महीनों में इतनी संख्या देखी गई। 2026 में बैंकों को जितना कर्ज रोलओवर करना था उसकी मात्रा भी पिछले साल की तुलना में दोगुनी थी और रूसी कंपनियां भी ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति के दबाव से जूझ रही थी। व्यवसायों को लगा कि दबाव खत्म हो गया है, लेकिन वह फिर जोर से लौट सकता है क्योंकि 8 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो चुका है और हमले फिर शुरू होंगे। रूस के कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी तकलीफें उसी तरह बढ़ती जा रही थी जैसे उसके घरेलू क्षेत्र के लिए हो रही थी। जून में आरबीसी यूक्रेन ने बताया कि रूस के व्यवसायों पर 117.5 अरब डॉलर से अधिक कर्ज है और फरवरी के अंत तक समस्या वाले भुगतानों की संख्या 6.7 तक पहुंच गई। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने बताया कि रूस की टेक कंपनियां कर्ज में डूबती जा रही हैं क्योंकि 2025 में सेक्टर की बड़ी कंपनियों की देनदारियां 53% बढ़कर 27.1 अरब डॉलर हो गई। चौंकाने वाली यूरोपीय खुफिया रिपोर्ट से बहुत पहले ही
फ्यूज जल चुका था। अब डायनामाइट जिसमें फ्यूज जुड़ा है आग के पास है। ऐसा होने पर रूस का बैंकिंग सेक्टर ध्वस्त होगा, जिसकी जिम्मेदारी क्रेमलिन पर होगी। और रूसी लोग इसे जानते हैं, वे देख रहे हैं और उनके व्यवहार से लगता है कि रूस के बैंकों में उनका भरोसा खत्म हो गया है। लेकिन इससे पहले कि हम बताएं कि वह चीज क्या है, यह है द मिलिट्री शो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप हमारी बाकी वीडियो देख सके। रूस के नागरिक जो रूसी बैंकिंग क्षेत्र के ध्वस्त होने से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, जितना संभव हो उतना पैसा बैंकों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 8 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया कि आम रूसी नागरिकों ने पिछले मई महीने में बैंकों से 13 अरब डॉलर की भारी भरकम नकदी निकाल ली, जो पिछले 3 दशकों में मई महीने में निकासी की सबसे बड़ी मात्रा थी। ये तब हुआ जब रूसियों ने मार्च में बैंकों से 3.8 अरब डॉलर और अप्रैल में 8.5 अरब डॉलर निकाले। हमारे पास जून के लिए अभी कोई आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हमें हैरानी नहीं होगी अगर और भी अरबों डॉलर बैंकों से निकाले जाते हैं, क्योंकि रूसियों को जल्दी ही यह एहसास हो रहा है कि पूरा सिस्टम संकट की स्थिति में है। पैसा अपने पास रखना बैंक में रखने से बेहतर है, क्योंकि क्रेमलिन के बनाए बुलबुले के फूटते ही बैंक बिना किसी चेतावनी के ढह सकता है। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा यह भी जोड़ती है कि 2026 के पहले 6 महीनों में रूस में चलन में नकदी 17.2 अरब डॉलर बढ़ गई, जो रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे बड़ी निकासी कब हुई थी? 2020 में, जब कोविड-19 महामारी शुरू हुई। रूसियों ने बैंकों से 18.6 अरब डॉलर निकाल लिए थे। रूस के बैंकिंग सिस्टम पर अब भरोसा नहीं रहा। लोग बड़ी मात्रा में पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका पैसा गायब हो जाएगा। अब लोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि पुतिन की इंटरनेट पाबंदियों से रूसियों के लिए ऐसे पेमेंट्स करना कई बार घंटों या दिनों तक संभव नहीं रहता। हर निकासी बैंक की लिक्विडिटी घटाती है, जो रूस के बैंकिंग सेक्टर के लिए खासकर मुश्किल है, क्योंकि वह पहले ही भारी खराब कर्ज झेल रहा है। क्या यह देखना अच्छा नहीं है कि क्रेमलिन ने कुछ हासिल किया? उसने इस संकट के बीज सालों पहले बो दिए थे और अब आखिरकार उसके सड़े हुए फल उगने लगे हैं। बिल्कुल, रूसी अधिकारियों ने उस सड़े हुए फल का एक टुकड़ा खाया है, दर्द में भी मुस्कुराए हैं और ऐसे दिखाने की कोशिश की है जैसे सब कुछ सामान्य है। प्रतिबंधों ने जो हम अभी देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन रूस के सबसे बड़े बैंक स्बेर बैंक के सीएफओ कहते हैं कि प्रतिबंध कोई समस्या नहीं है। सभी बड़े बैंक पहले से ही प्रतिबंधों के तहत है और 2022 में ये लागू होने पर तनाव था। तारा स्कॉटसोम ने रॉयटर्स को बताया और जोड़ा, 2026 तक हर कोई इतना अभ्यस्त हो गया है कि प्रतिबंधित बैंकों के कई ग्राहक तो प्रतिबंधों के बारे में जानते भी नहीं हैं। यह एक सामान्य रूसी प्रतिक्रिया है। रेत में सिर छिपाओ, लोगों से झूठ बोलो और ये उम्मीद करो कि शॉन ऑफ द डेड जैसा कोई पल आ जाएगा, फिर इंतजार करो कि ये सब टल जाए। लेकिन कयामत आ रही है। बैंकिंग संकट बिल्कुल असली है और भले ही बैंकर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम पर्दे के पीछे ऐसे कदम देख रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि क्रेमलिन उस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है जो उसने खुद बनाई है। लेकिन ये कोई खास नियंत्रण नहीं है। असल में सचमुच इसका हल निकालने की मेहनत करने के बजाय रूस के केंद्रीय बैंक ने जो हो रहा है उस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा है। ये 2025 से थोड़ा अलग है, जब केंद्रीय बैंक की गवर्नर एल्वीरा नेबुलिना ने रूसी जनता से कहा था कि रूस के सबसे बड़े उधारदाताओं के लिए किसी भी तरह के पुनर्पूंजीकरण की कोई जरूरत नहीं है, जब रूस को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था। इसके बाद रूस ने गुप्त रूप से अपने उधारदाताओं को पुनर्पूंजीकरण दिया। अगर हमें अनुमान लगाना हो तो हम कहेंगे कि संभवतः 2026 में रूस का बड़ा समाधान यही होगा कि वह बैंकों में और पैसा झोंके, इस उम्मीद में कि वे डूबे नहीं, बजाय इसके कि वह उन राज्य समर्थित ऋणों की गुत्थी सुलझाए जिन्हें क्रेमलिन बैंकों से मंजूर करवाता है और जिसने इस स्थिति को सबसे पहले पैदा किया था। वास्तव में चैथम हाउस थिंक टैंक के रूस और यूरेशिया कार्यक्रम के एसोसिएट फेलो व्लादिस्लाव इनोजेमसेव
एक दिलचस्प बात रखते हैं। रूस के बैंकों का अधिकांश कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था के खास क्षेत्र में गया है और क्रेमलिन नगद सहायता से हस्तक्षेप करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इन्हें अंततः राज्य द्वारा चुकाया जाएगा, या अधिक संभावना है कि सरकार उन पर ब्याज भुगतान को चालू रखेगी ताकि बैंकों की स्थिति जटिल न हो। विश्लेषक कहते हैं कि भले ही कुछ ऋण कभी वापस न किए जाए, केंद्रीय बैंक प्रभावित बैंकों को आवश्यक तरलता प्रदान करेगा, क्योंकि वे बताते हैं कि रूसी बैंकों की पुस्तकों पर कॉरपोरेट कर्ज का आधे से अधिक हिस्सा रक्षा कंपनियों को दिए गए कॉरपोरेट ऋण के रूप में है। तो रूस अपनी बैंकिंग संकट से बाहर निकलने के लिए खर्च करने की योजना बना रहा है, लेकिन इसमें एक समस्या है। इस तरह का समाधान कुछ साल पहले काम कर सकता था, जब रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत लग रही थी। पहले तेल प्रतिबंधों की अनदेखी हो रही थी और रक्षा क्षेत्र लाभ कमा रहा था। अब 2026 है और प्रतिबंध पहले कभी नहीं हुए इतने सख्त है। यूक्रेनी ड्रोन रूसी तेल रिफाइनरियां और दूसरी सुविधाएं नष्ट कर रहे हैं, जिससे क्रेमलिन को हर महीने अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अब रक्षा क्षेत्र उतना मजबूत नहीं लग रहा। अगर ऐसा होता तो उसे बैंकों के खराब कर्जों से उबारने के लिए क्रेमलिन की जरूरत न होती। रूस आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और उसके बैंक बचाने के पैसे तेजी से खत्म हो रहे हैं। हमने रूस के नेशनल वेल्थ फंड का जिक्र किया था और यह भी बताया था कि इसे पहले बैंकों को उबारने के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के कीव इंस्टीट्यूट के अनुसार उस फंड में रखी गई संपत्तियां रूस की जीडीपी के 6.5% से घटकर अप्रैल 2026 तक 1.8% रह गई है। संस्थान के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में रूस की तेल गैस आय पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 45% घटी, जिससे क्रेमलिन के लिए कर लगाने लायक अब बहुत कम आय बची है। बजट से बाहर की फंडिंग, संदिग्ध बैंक ऋण और कर्ज का तेज विस्तार, जिन सब की देखरेख क्रेमलिन ने की, रूस को आर्थिक दलदल में धकेल रहे हैं, जिससे उसके पास बैंकों को बचाने या यूक्रेन हमले का समर्थन करने के लिए धन नहीं बचेगा। याद रहे, रूस की अर्थव्यवस्था अभी बहुत खराब है। देश के अपने आर्थिक विकास मंत्रालय ने 2026 के लिए अपनी जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले ही 1.3% से घटाकर 0.4% कर दिया है। 2026 की पहली तिमाही में जीडीपी गिरने के कारण यह अनुमान बहुत महत्वाकांक्षी लग रहा है। रूस के पास अभी बहुत बड़ा बजट घाटा भी है। 10 जून को मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यह घाटा 2026 के पहले 5 महीनों में बढ़कर 83.5 अरब डॉलर हो गया है, जो पहले ही वार्षिक लक्ष्य से 60% अधिक है, जो क्रेमलिन ने निर्धारित किया था। सीधी और साफ बात यह है कि रूस में कम पैसा आ रहा है, लेकिन पुतिन के पागलपन भरे युद्ध के कारण खर्चे बढ़ रहे हैं। तो क्रेमलिन को बैंकों को बचाने के पैसे कहां से मिलेंगे? किसी के पास जवाब नहीं है। अब रूस की मुश्किलें और बढ़ाने का मौका है। हमने रूस के बैंकिंग संकट में प्रतिबंधों की भूमिका पर चर्चा की। वे प्रतिबंध रूस के व्यवसायों के लिए अपने उत्पाद बनाने के लिए जरूरी चीजें हासिल करना मुश्किल बना देते हैं, जिसका असर यह होता है कि बिक्री कम हो जाती है, जिससे आय घटती है और कंपनियों के लिए बैंकों को अपना कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। और प्रतिबंध आ रहे हैं। हमारी बातचीत के दौरान यूरोपीय संघ रूस के लिए 21वां प्रतिबंध पैकेज बना रहा है। 8 से 10 जुलाई को स्थायी प्रतिनिधियों की समिति उस पैकेज पर चर्चा करेगी, प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार। यह पैकेज शरद ऋतु तक टल सकता है, खासकर अगर जुलाई में समझौता नहीं हुआ, लेकिन यह तय है कि ये आने वाला है। साथ ही रूसी तेल की मूल्य सीमा पर भी चर्चा हो रही है, जो प्रतिबंध पैकेज से अलग है और इससे आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। क्रेमलिन कोशिश कर सकता है कि वो बेल आउट दे। वो ये दिखाने के लिए पैसे खर्च कर सकता है जो तेजी से खत्म हो रहे हैं कि उसका बैंकिंग सेक्टर बर्बाद नहीं है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। खराब कर्ज और दिवालिया मामले बढ़ रहे हैं और क्रेमलिन सिर्फ कुछ समय तक पतन टाल सकता है। रूसी बैंकिंग संकट में है। हम यही बात देश की अर्थव्यवस्था पर भी कह सकते हैं। बैंकिंग संकट के अलावा गिरती जीडीपी, भारी श्रमिकों की कमी और घरेलू कंपनियों के बड़े पैमाने पर बंद होने की कहानी है। बैंकों के लिए नगद सहायता
रूस के आसन्न संकट के पीछे की समस्याएं नहीं सुलझाएगी और हमारे वीडियो में आप इन समस्याओं की गंभीरता देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि द मिलिट्री शो से रूस की घरेलू और सैन्य विफलताओं का विश्लेषण देख सके। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।